ऑन हुई, चलें। देखें, नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात की थी, आपको मैंने बता दिया था फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है और अच्छी खासी डिटेल के अंदर बताया है। कन्वेक्शन की बातें करते हैं तो जब मैंने आपसे सबसे पहले डेफिनेशन पूछा था ना कन्वेक्शन का, एक सेकंड होल्ड करें, हाँ रख लो इसको, उस साजिद को बोल के चलो। जब मैंने आपसे कन्वेक्शन का डेफिनेशन पूछा था तो आपने कन्वेक्शन के डेफिनेशन में मुझे बताया था, मेजॉरिटी ने यही बताया था, कन्वेक्शन अराइजेस फ्रॉम डेंसिटी डिफरेंसेस। ये अभी की बात नहीं है, ये मेरी पहली की क्लास की बात है। और बाकी में डेंसिटी डिफरेंसेस के अंदर कन्वेक्शन अराइजेस विद डेंसिटी डिफरेंसेस, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज फॉर फ्री कन्वेक्शन। तो जो आपने नेचुरल कन्वेक्शन की बात की थी, वो डेंसिटी डिफरेंसेस की बात की थी, वो फ्री कन्वेक्शन की बात की थी। तो अब यही है कि यहाँ पर जो कन्वेक्शन हो रहा है दैट इज मोर टू डू विद द डेंसिटी डिफरेंसेस एज कंपेयर टू फोर्स्ड कन्वेक्शन, जिसके अंदर हम एक एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं। तो अब फ्री कन्वेक्शन की बात करते हैं। व्हेन अ सरफेस इज मेंटेन्ड इन अ स्टिल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो मूव नहीं कर रहा, आपका सरफेस उसके अंदर मेंटेन होता है एट अ टेम्परेचर हायर और लोअर देन दैट ऑफ द फ्लूइड। देखें, फ्लूइड से हायर भी हो सकता है और टेम्परेचर आपका फ्लूइड से लोअर भी हो सकता है। फर्क इतना होगा कि अगर टेम्परेचर आपका हायर होगा तो हीट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और अगर लोअर होगा तो वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। उसका प्रोफाइल सेम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। द लेवल ऑफ द सरफेस एडजेसेंट टू द फ्लूइड विल गेट अब हीटेड और ऐसा कर, कॉफी और गिटार जरूर है। प्लीज माइक ऑफ कर कॉफी और दें। गिटार। तो सरफेस जो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सरफेस एजेसेंट टू द फ्लूइड होगा वो या तो हीट हो सकता है या वो कूल हो सकता है। या हीट या कूल किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये इस चीज पे डिपेंडेंट है कि जो आपका सरफेस जो मेंटेन हो रहा है फ्लूइड के ऊपर, उसका टेम्परेचर हायर है या लोअर है फ्लूइड के जरिए। तो वो बता सकता है कि भाई मेरा जो सरफेस एजेसेंट है फ्लूइड को क्या होगा, या तो फ्लूइड हीट होगा या कूल होगा। आइदर केस, बेशक वो हीट हो या बेशक वो कूल हो, वी डू नॉट नो एज येट, एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। अ डेंसिटी डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दिस लेयर, जो फ्लूइड की लेयर है, और आपका सरफेस जो सराउंड कर रहा है, यानी आपकी लेयर को, सरफेस लेयर को और उसका जो फ्लूइड सराउंड कर रहा है, वहां पर एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। द डिफरेंस इन डेंसिटी क्रिएट्स अ बायोंसी फोर्स। अब ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है, ये बायोंसी फोर्स क्रिएट करेगा विच कॉजेज द फ्लो ऑफ फ्लूइड नियर द सरफेस। यानी फोर्स कन्वेक्शन के अंदर हम एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे थे, फ्री कन्वेक्शन के अंदर नेचुरल कॉजेज होती हैं जिसको हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। आपको क्या अपना बायोंसी का फॉर्मूला याद है फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स? व्हेन वी स्टडीड फ्लूइड मैकेनिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी जो ऊपर की तरफ आती थी, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्या पढ़ा था आपने? Gamma into specific weight into displaced volume. Displaced volume was equal to what? Multiply by what? Specific weight. Specific weight. स्पेसिफिक वेट के अंदर कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी टू फाइंड स्पेसिफिक वेट? डेंसिटी। रो जी मल्टीप्लाई हो रहा था ना उसके अंदर, Yes, sir. रो का इंपैक्ट आ रहा था। वो जो रो था वो बायोंसी फोर्स क्रिएट कर रहा था। इसीलिए जो बायोंसी फोर्स होती है वो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से क्रिएट हो रही है। तो जो फ्री कन्वेक्शन के अंदर बायोंसी फोर्स क्रिएट हो रही है, दैट इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंसेस। So these are interlinked together. So heat transfers under such condition is known as free or natural convection. यानी ये जो आपकी heat transfer हो रही है due to the buoyancy differences which are created because of the density difference, that is known as natural or free convection. Natural convection is defined as the process of heat transfer occurring due to the movement of the fluid particles by density changes
associated with a temperature differential in the fluid. ये नहीं भूलिएगा कि आपके जो फ्लूइड के अंदर होगा एक टेम्परेचर डिफरेंस या ग्रेडियंट क्रिएट होगा. ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हुआ, आपका फ्लूइड फ्लो नहीं कर सकता. देयर विल बी नो डेंसिटी डिफरेंसेस. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. दिस इज द टाइप ऑफ फिगर के नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है. यू कैन सी दैट देयर इज कूल एयर, देयर इज वार्म एयर, हॉट ऑब्जेक्ट. Obviously the hot object will provide heat. The air over here would become warmer. It will keep on moving. It will move up and it will flow up because of these buoyancy forces going upwards. This second diagram is a diagram showing the Archimedes principle जिसके ऊपर बोला था buoyancy force. ये आपने fluid mechanics में डिटेल में पढ़ा हुआ है displaced volume और shift के बारे में. तो I will not go in the detail regarding this diagram. But the principle is because of this. Natural convection, fluid motion occurs by natural means like buoyancy. As the fluid velocity is associated with natural convection is very low, the heat transfer coefficient in natural convection is very low. एक बात याद रखें, free convection के अंदर जो आपका natural heat transfer coefficient होता है, in other words H bar या H, उसकी वैल्यू फोर्स्ड कन्वेक्शन की वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होती है. कम इसलिए होती है क्योंकि यहां पर फ्लूइड वेलोसिटी का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता. फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर H की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई होती है और टर्बुलेंट फोर्स कन्वेक्शन के अंदर और भी ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू लैमिनर. फ्री के अंदर ओवरऑल H कम होती है. The mechanism of natural convection is shown in the previous slide. मैंने आपको ये मैकेनिज्म बता दिया था. ओरली मैंने आपको बताया कि इस स्लाइड में क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा रिटन में भी आपको दिखा देता हूं. साइकिल क्या हो रही है. कंसिडर अ हॉट ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू कोल्ड एयर. आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी बॉडी है, सरफेस है, वो हॉट है कंपेयर टू द एयर दैट सराउंडिंग इट. ऑब्वियस सी बात है, यू नो दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ hotter region towards the colder region. The temperature of the outside of the object will drop. क्यों drop हो रहा है? As a result of the heat transfer with the cold air. आपकी जो heat transfer होगी वो hotter body से बाहर जाएगी colder body की तरफ. जब वो cold body से connect होगी, cold body नहीं, cold fluid, जब वो cold fluid से जाकर mix करेगा cold air से, तो उस cold air का जो temperature है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी वो वार्म हो जाएगी. द टेम्परेचर ऑफ द एडजेसेंट एयर टू द ऑब्जेक्ट विल राइज. इसकी वजह से जो बिल्कुल एडजेसेंट एयर है उस हॉट ऑब्जेक्ट के बाजू में वो राइज करेगी. ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है यहां पर, उसके एडजेसेंट ये एयर है, दैट विल ऑटोमेटिकली राइज क्रिएटिंग द डेंसिटी डिफरेंस. अच्छा जी. This results with the object being surrounded by a thin layer of warmer air and heat is transferred from this layer to the outer layers. जितनी ज्यादा आपकी लेयर दूर है आपके हॉट ऑब्जेक्ट से, उतनी ज्यादा वो लेयर जो है वो ठंडी है. और लॉ ऑफ हीट क्या होता है? हॉटर लेयर से कोल्ड लेयर में जाना. सबसे हॉटेस्ट लेयर वो लेयर होगी जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सराउंडिंग में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हीट वहां पर जाएगी. तो आपका जो हीट ट्रांसफर होगा वो उस एजेसेंट लेयर से सबसिक्वेंट फर्दर अवे लेयर्स की तरफ जाता रहेगा. As the temperature of the air adjacent to the hot object is higher, the density is lower. ये भी मैंने आपको बताया था, डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है विद टेम्परेचर. इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है, पानी का ले लें. अगेन अगर आपको आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चार्ट नहीं, कोर्स याद है, तो एक चार्ट था जो डिफरेंट टेम्परेचर्स दे रहा था मॉस की बुक में, 0 से लेकर 100 डिग्री तक. 0 से लेकर तकरीबन 19 डिग्री तक आपका टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड वाटर जो था 1000 kg पर मीटर क्यूब था. 20 के बाद क्या हो रहा था? आपकी जो डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट दोनों कम हो रहे थे. डेंसिटी 998 इस तरह कर जा रही थी. तो as the temperature is increasing, your density will become lower.
So as the temperature of the air is to the hot object higher, then टेम्परेचर होगा और जो बिल्कुल एडजेसेंट होगा हॉट से, clear means that the density will be the least in this area. This results in the heated air to rise. ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो गया. इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो आपकी एयर हीट हो रही है ये राइज करेगी और ये राइज करने के बाद जो मूव करेगी टुवर्ड्स द कोल्ड एयर. इस कॉन्सेप्ट को या इस फिनोमिना को हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं. तो अगर मैंने आपको थियोरेटिकली नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना पूछ लिया तो ये उसकी पूरी थ्योरी है और उसका एसोसिएटेड डायग्राम है विथ नेचुरल कन्वेक्शन. अब इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ये जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है ना, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, ये याद रखिए. ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा नेचुरल कन्वेक्शन नहीं हो सकता. उसकी वजह यह है बायोन्सी इज द फोर्स व्हिच इज रेजिस्टिंग टू व्हाट? ग्रेविटी. अगर आपको याद रहे तो वेट नीचे आ रहा था, बायोन्सी वाज द फोर्स व्हिच वाज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉडी. तो जितनी फोर्स ऊपर से आ रही है उतनी फोर्स नीचे आ रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, दैट क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला एंड ऑपोजिट फोर्सेस वाला. तो दे हैव टू बैलेंस आउट टुगेदर. तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा वहां पर पहली बात तो ये है कि बायोन्सी नहीं होगी. दूसरी बात ये, बायोन्सी जहां पर होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी. जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो ना उतना ज्यादा आपकी बायोन्सी होगी, उतनी ज्यादा आपकी फ्री कन्वेक्शन होगी. दैट इज हाउ फ्री कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर डिफरेंस. अगर मेरा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 10 है और एक जगह मेरा टेम्परेचर डिफरेंस 100 है, तो मेरा जो टेम्परेचर डिफरेंस है 100 में ज्यादा है, बायोन्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस. तो बायोन्सी इज गोइंग टू बी ग्रेटर इन द 100 temperature difference area. The magnitude of the buoyancy force is the weight of the fluid dissipated by the body. और उस weight के अंदर आपका density का जो phenomena है वो incorporate हो जाता है. तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि buoyancy के साथ G का जो फैक्टर है वो लाजमी साथ होता है. इसीलिए अब देखेंगे तो देखेंगे कंडीशन के अंदर G जो पैरामीटर साथ साथ रहेगा. और जब हम बाद में उस एक्सप्रेशन पे आएंगे तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा कि ये एक्सप्रेशन हमने कहां पर टू नो टेल यू. मैंने आपको शुरू के अंदर 6 पैरामीटर्स बताए थे विच वाज विस्कोसिटी, हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, viscosity, density, viscosity, density, thermal diffusivity, thermal expansion, specific heat, और छठी क्या थी, छठी मुझे याद नहीं आ रही. बट ये जो 6 चीजें हैं इनके आपको नॉट ओनली द फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, इनके यूनिट्स भी मालूम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल यू शुड नो what alpha is, thermal diffusivity. You should know what specific heat is, Cp. तो इसी तरह आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि thermal expansivity क्या है. Thermal expansivity is बीटा. बीटा के यूनिट क्या होते हैं? टेम्परेचर इनवर्स. टेम्परेचर के इनवर्स होंगे यूनिट बीटा के, एंड बीटा इज अ रिजल्टेंट ऑफ द बायोन्सी फोर्स. और इसीलिए बीटा के साथ G इनकॉर्पोरेट किया जाता है बिकॉज द बायोन्सी फोर्स एक्ट्स वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स. तो जहां पर आप ग्रेशॉफ का डायमेंशनलेस नंबर देखेंगे वहां पर आप देखेंगे बीटा G डेल्टा T. बीटा G डेल्टा T आपस में आप रिलेशन में देखेंगे, पहले भी देखा है मगर दोबारा देखेंगे. नेचुरल कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? कुछ एग्जांपल नेचुरल कन्वेक्शन के हैं. हीटिंग ऑफ रूम्स बाय सर क्वेश्चन है सर. तो क्या है क्वेश्चन? सर डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ जो लिंक आपने बताया सर उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दें सर. यार ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कर चुके होंगे.
इलेबोरेट क्या करूं? फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको चार्ट याद नहीं है कि डेंसिटी जब बढ़ रही थी तो उसके साथ टेम्परेचर जब बढ़ सर रहा था तो डेंसिटी क्या हो रहा था? सर वो तो पता है, लेकिन इसके अंदर क्यों हो रहा है ऐसा? यार क्यों हो रहा है? अगर टेम्परेचर आपका हॉट है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो क्या मतलब क्यों हो रहा है? जितना हॉट होगा उतना वो होगा। मतलब क्यों हो रहा है, क्या मतलब? डेंसिटी इसको सर डिफरेंस। फार्मूले से रिलेट करें ना सर आप इसको थोड़ा। फॉर्मूले पे आने तो दो भाई। Radiators, heating of rooms by radiators, heat transfer from hot pipes and ovens, cooling of the reactor core in a nuclear plant. ये सबसे basic examples हैं natural convection के. As mentioned before, in free convection, the flow velocities are significantly lower than produced in forced convection. ये difference आपको मालूम होना चाहिए कि free convection के अंदर जो आपकी velocity होती है वो significantly इतनी कम होती है forced convection से कि it is almost considered insignificant. इसीलिए फ्री कन्वेक्शन के अंदर रेनॉल्ड नंबर इज नॉट एन इफेक्टिव पैरामीटर बिकॉज रेनॉल्ड नंबर डील्स विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. जो रेनॉल्ड्स नंबर में इनर्शियल फोर्सेस होती थी, दे वर अ रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट. Hence the value of the force convection is lower. तो अगर आपका h बार की वैल्यू कम होगी तो आपकी hence the value of the sorry hence the value of the free convection is lower. For a given rate of heat transfer, a significantly larger area would be required. इसका क्या मतलब हुआ? इसको इस तरह elaborate करें. मैं बाद में इसकी बात करता हूं, मगर जनरल कन्वेक्शन का जो इक्वेशन होता है दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इंफिनाइट. फर्ज करें कि मैं पहले फोर्स कन्वेक्शन की बात करता हूं. फोर्स कन्वेक्शन के अंदर अगर मेरी टी एस की एक वैल्यू है, सपोज 600 है, टी इंफिनाइट मेरा 300 है, इन दोनों का डिफरेंस 300 है, और मेरे पास कोई एरिया है, मेरे पास कोई एच है, मेरी Q की जो वैल्यू आई है वो सपोज करें कि Q की वैल्यू मेरी 2000 आई है, Q की वैल्यू मेरी 2000 वॉट आई है. अगर मैं बोलूं फ्री कन्वेक्शन के अंदर भी मुझे 2000 वॉट लाना है, अगर मुझे फ्री कन्वेक्शन में भी सेम Q 2000 वॉट लाना है, TS और T इंफिनाइट चेंज नहीं हो रहा है, ये भी 600 है, ये भी 300 है. एच की जो वैल्यू है मैंने आपको अभी बताई है कि फ्री कन्वेक्शन के अंदर एच की वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू फोर्स कन्वेक्शन. तो आपको क्या लगता है कि वैल्यू 2000 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर फ्री कन्वेक्शन की एरिया को वैल्यू, इंक्रीज करना पड़ेगा. एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा. कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? सर वो तो सर हीट के फ्लो के आधार पर पता चलेगा सर. हीट के फ्लो के हिसाब में, मगर जो भी है सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया वुड बी रिक्वायर्ड. तो ये जो तीसरी लाइन है वो यही बात कह रही है कि अगर आप फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को आपस में कंपेयर करो, और जो फोर्स कन्वेक्शन की हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर आपको फ्री कन्वेक्शन की भी उतनी हीट ट्रांसफर करनी है तो आपको फ्री कन्वेक्शन की एरिया को सिग्निफिकेंटली लार्जर करना पड़ेगा. सेम हीट लॉस लाने के लिए, सेम हीट ट्रांसफर लाने के लिए आपको एरिया को सिग्निफिकेंटली लार्ज करना पड़ेगा. अगर मैंने आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछा क्यों, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट हैं और एच की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली लेस है. अगर वो सिग्निफिकेंटली लेस है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कि क्यू की वैल्यू सेम हो, आपका जो ए है that should be significantly larger. So that is one difference between free and forced convection. As an external force is not there in free convection, free convection के अंदर कोई external force नहीं है. In this mode, it is used in heat transfer of simple devices. वो जो devices जो simple होते हैं, जैसे radiators हो गए, जो unattended
रखे जा सकते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए। वहां पर एडवांटेज है फ्री कन्वेक्शन को यूज करना, जो आपके कूलिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द जनरल कन्वेक्शन इक्वेशन, चाहे फ्री कन्वेक्शन हो या फोर्स्ड कन्वेक्शन हो, इक्वेशन इज सेम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और जब मैंने अभी लास्ट टाइम आपके एग्जाम लिए थे, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर कंफ्यूज, क्योंकि मैं उनसे सिर्फ पूछ रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, एंड पीपल वर ब्लैंक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द लॉ used in convection, which is nothing but Q is equal to HA multiplied by the temperature difference of the two bodies. Parameters of natural convection, जिस तरह forced convection में parameters थे, free convection में भी है। During heat transfer from a heated surface to the surrounding fluid, the fluid adjacent to the surface gets heated. आपका जो fluid adjacent to the surface होगा वो heat करेगा because of the heat transfer. आपकी जो body है वो गर्म है compared to the fluid. चाहे आपका fluid पानी हो या आपका fluid air हो, वो एकदम heat gain करेगा and this will result in thermal expansion of the fluid. और जब वो heat gain करता है तो thermal expansion होती है. As a result of this thermal expansion and the heat increasing, यानी temperature of that fluid increasing, density is inversely related to the temperature. Your expansion will result, आपका expansion result होगा. Due to this buoyancy force will act on the fluid. ये जो चीज है ये आपका buoyancy force act करवा देगी fluid के ऊपर, और as a result this will cause it to flow up to the surface. आपका जो fluid है वो surface की तरफ rise करेगा and to the neighborhood of the plate, यानी प्लेट तक पहुंचेगा और प्लेट के विसिनिटी के अंदर इर्द गिर्द आकर वो पहुंचना शुरू करेगा। और इस पहुंचने की वजह से आपका हाइड्रोडायनेमिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर्स फाउंड होंगे इस जगह के ऊपर, यानी ये जो दोनों लेयर्स हैं ये फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, या ये दोनों लेयर्स आपको सरफेस के करीब मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। सबसे important property which plays a significant role in natural convection is the coefficient of thermal expansion, which is signified by beta, and beta is 1 upon T, where T is what? T is your average film temperature. ये नहीं भूलिएगा कि आपकी तमाम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज की एवरेज के ऊपर होती हैं, एवरेज फिल्म टेम्परेचर के ऊपर होती हैं। यानी आपकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों टेम्परेचर्स को मद्देनजर रखते हुए दोनों के ऊपर एक एवरेज वैल्यू होगी। तो अगर आपको एग्जाम में दो कोई वैल्यू दी गई हो या एक वैल्यू मिसिंग हो तो उन दोनों को एवरेज लेकर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज निकालिएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज एवरेज फिल्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं? प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, density, thermal coefficient expansion, Cp, K, प्रांटल नंबर, ये जो तमाम प्रॉपर्टीज थी ये एवरेज फिल्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो वो तमाम आपने जितने न्यूमेरिकल पीछे देखे थे उन सब पे कहीं ना कहीं लिखा होगा फिल्म टेम्परेचर, एवरेज फिल्म टेम्परेचर पे these properties. There are two different things. One thing is the temperature difference, one thing is the average film properties of the temperature. For example, अगर मेरे पास दो टेम्परेचर हों, मेरे पास एक टेम्परेचर है 100, दूसरा टेम्परेचर है 500, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस लिखा जाता है 500 माइनस 100 400, मगर प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फिल्म टेम्परेचर के ऊपर प्रॉपर्टीज निकाली जाती है, और इसका एवरेज फिल्म टेम्परेचर होगा 500 प्लस 100 विच इज 600, 600 डिवाइड बाय 2 300, यानी इसकी जो डेंसिटी होगी वो ना 500 पे होगी ना 100 पे होगी, जो टोटल डेंसिटी या जो डेंसिटी आप यूज कर रहे हैं वो 300 पे होगी।
जो विस्कोसिटी आप यूज कर रहे हैं वो 300 पे होगी, जो प्रांटल नंबर आप यूज कर रहे हैं वो 300 पे होगा, सब कुछ इसका 300 के ऊपर है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मीन फिल्म टेम्परेचर and the temperature differences of the two surfaces. In free convection, the सर ये हाइड्रोडायनामिक in free, लेयर्स क्या होती हैं? आपने क्लासेस अटेंड की हाइड्रोडायनामिक लेयर्स 14 ही बोल रहे हैं ना, आपने क्लास अटेंड की थी? यस सर. हो नहीं सकता, ये हाइड्रोडायनेमिक लेयर मैंने पिछली क्लास में बोली थी, बट इन अदर वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं, पर इस तरह मेरे मोमेंटम में डिस्टर्ब नहीं किया करें, वेट कर दिया करें जहां पर मैं पॉज करूं, फिर पूछ लें. हाइड्रोडायनेमिक लेयर एंड द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर या नॉर्मल बाउंड्री लेयर आर द सेम थिंग. दूसरा नाम है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर या नॉर्मल बाउंड्री लेयर का, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर. अच्छा, in free convection the heat transfer coefficient are low and Reynolds number is not an independent parameter. Most important thing, Reynolds number is not an independent parameter. तो हम फ्री कन्वेक्शन के लिए एक नया डायमेंशनलेस ग्रुप प्ले करते हैं या दिखाते हैं जो मेजर रोल प्ले करेगा फ्री कन्वेक्शन के अंदर. और ये जो ग्रुप है ये अपने आप में थर्मल एक्सपेंशन के एक्सप्रेशन को भी इनकॉर्पोरेट करता है, जिसको हम ग्रशॉफ नंबर बोलते हैं. वेट ओवर हियर, जिसने अपना होम असाइनमेंट बनाया था जो कि मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन का, उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले वाले में फोर्स्ड कन्वेक्शन में कौन से डायमेंशनलेस ग्रुप्स बन रहे हैं. तो वहां पर आपके पास 3 डायमेंशनलेस ग्रुप्स बन रहे थे, नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर. आपने उनके बीच में लिंक देख लिया था. फ्री कन्वेक्शन के अंदर भी 3 ग्रुप बनेंगे. एक ग्रुप आपका नसेल्ट नंबर बनेगा, नसेल्ट नंबर बनना लाजमी है क्योंकि आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हो. दूसरा ग्रुप आपका बनेगा क्या? प्रांटल नंबर. प्रांटल नंबर भी बनता है. तीसरा ग्रुप जो बनता है वो बनता है ग्रशॉफ्स नंबर. और अगर आपको याद हो उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कहा था कि वैसे तो 9 पैरामीटर बन रहे हैं, मगर जो जी है, डेल्टा टी है और बीटा है, इन तीनों को एक पैरामीटर में कंसिडर किया जाता है डिराइव करने के लिए. और ये 3 पैरामीटर इसलिए मर्ज करते हैं क्योंकि फ्री कन्वेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है. ये आपस में तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. तो ये 3 एक पैरामीटर आपको बना रहे थे जिस वक्त आप डिराइव कर रहे थे. तो दिस इज अनदर डायमेंशनलेस ग्रुप, यानी 4th डायमेंशनलेस ग्रुप, जिसका फॉर्मूला विल नॉट बी given to you. You are expected to know the Grashof number formula. Grashof number formula is very easy. L cube GBDT. GBDT आपको वैसे ही मालूम होना चाहिए, GBDT कि ये बायोन्सी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी होल स्क्वायर. बाज किताबों में, बाज न्यूमेरिकल में आपको दूसरा फॉर्म ऑफ ग्रशॉफ नंबर यूज करना पड़ता है क्योंकि आपके पास डेटा दूसरा है ग्रशॉफ नंबर का. तो आपको मालूम है कि ग्रशॉफ नंबर का दूसरा फॉर्मूला किस तरह आएगा जी? ग्रशॉफ नंबर का दूसरा फॉर्म क्या होगा? डायनामिक विस्कोसिटी फॉर्म में सर. क्या है मालूम है? सर इनर्शिया फोर्स को बुओयेंसी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको विस्कस फोर्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. अदर फॉर्म इज, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, द अदर फॉर्म वुड बी, और कैसे आई है ये भी मैं आपको बता दूंगा. द सेकेंड फॉर्म वुड बी रो स्क्वायर एल क्यूब जी बीटा डेल टी डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर. ये फॉर्म कैसे आई? एल क्यूब पे कोई चेंज नहीं आएगा, जी पे कोई चेंज नहीं आएगा, बी पे कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा जी पे कोई चेंज नहीं आएगा. वी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी. डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इज नथिंग बट म्यू स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर. अगर रो स्क्वायर डिवीजन में है और रो स्क्वायर को मैं यहां पर ले आऊं तो रो स्क्वायर का पावर -2 बन जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो -2. उस -2 को मैंने उठाकर ऊपर ले गया.
ऊपर ले गया तो मेरा फॉर्मूला बन गया रो स्क्वायर एल क्यूब जी बीटा डेल टी डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर। तो अगर आपके डेटा में आपके पास डेंसिटी है और दूसरी चीज आपके पास म्यू है, तो आप उसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैं दूसरा फॉर्म रिपीट कर देता हूं। द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रशॉफ नंबर इज रो स्क्वायर यानी डेंसिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब multiplied by g multiplied by beta del t divided by mu square, सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रशॉफ नंबर। जिस तरह रेनॉल्ड नंबर के दो फॉर्म थे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी की टर्म्स में, ग्रशॉफ नंबर के भी दो फॉर्म्स हैं, डायनामिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में। आइदर वे यू शुड नो दिस ग्रशॉफ नंबर बिकॉज इन फ्री कन्वेक्शन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस ग्रुप। The role of Grashof number is the same in natural convection as that of Reynolds number. जब मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन की बात की थी तो मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन में कहा था सबसे पहली चीज जो आप करें, अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करें। फ्री कन्वेक्शन के अंदर क्या है कि अगर आपके पास डेटा है, पॉसिबल है, सबसे पहले आप ग्रशॉफ नंबर को कैलकुलेट करें फ्री कन्वेक्शन के लिए। जो आपका क्रिटिकल ग्रशॉफ नंबर होता है अगेन फॉर द फ्लो ऑल ओवर अ फ्लैट प्लेट, ये होता है 4 into 10 to the power 8। 4 into 10 to the power 8 ग्रशॉफ नंबर का आमतौर पे फ्लैट प्लेट के लिए वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है। वैसे इन शॉर्ट आपका ग्रशॉफ नंबर अगर ग्रेटर देन पावर 9 आता है तो आपका फ्लो टर्ब्यूलेंट है, और अगर वो उससे कम आता है या स्मॉलर वैल्यूज आती है यानी लेस पावर 6 के अंदर आता है, पावर 5 के अंदर आता है, तो आपका फ्लो लैमिनर है। तो इसमें भी वही बात है कि आप जज कैसे करेंगे आपका फ्लो टर्ब्यूलेंट है या लैमिनर है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रशॉफ नंबर। ग्रशॉफ नंबर की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंटली हायर है, ग्रेटर देन 10 to the power 9, then you are going to get turbulent flow। less than 10 to the power 7 या 10 to the power 6 की तरफ जा रहा है, 8 भी it is considered in laminar flow। अब मुझे एक बात आप प्लीज ये बताएं कि रेनॉल्ड नंबर के अंदर तो चलो छोटी छोटी वैल्यूज थी, कभी 2000 आ रहा था, कभी 5000 आ रहा था, इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं आ रही थी। ग्रशॉफ नंबर में सारी जो वैल्यूज हैं वो पावर 9, पावर 10, पावर 8 में क्यों आ रही हैं? जी टेम्परेचर इनवर्स के बाद 32 टेम्परेचर इनवर्स सर। एक से 32 आपको आंसर मालूम है? कौन बोल रहा है, बोलें। आई डोंट माइंड इफ द आंसर इज रॉन्ग आंसर, बट आई एम आस्किंग यू। अगर ये मैंने आपसे ओपन क्वेश्चन पूछ लिया होता है, इसका आंसर नहीं बताऊं, मगर अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं थ्योरी के अंदर कि based on the formulas why do you think the values of Grashof number are significantly higher to the power 8, power 9? सर मैं बताऊं, क्या होगा आंसर? सर चूंकि हमारे सर हमारे पास विस्कोसिटी सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइड में आ रही है, तो उस वजह से वो माइनस में होती है, जब ऊपर आएगी तो प्लस में, और स्क्वायर में तो और ज्यादा। यही आंसर है। अगर आप ये देखें कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, जो सी विस्कोसिटी ले लें, उसके एसआई यूनिट के अंदर उसके वैल्यूज जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। तमाम आपने काइनेमेटिक विस्कोसिटीज देखी हैं तो पावर -6 में देखी है, -5 में देखी है। अगर आप उसको स्क्वायर कर देंगे तो वही जो स्क्वायर हो जाएगा वो -12 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो वो जो एक छोटी वैल्यू है वो और कम हो रही है नीचे, और जाहिर सी बात है जब ये नेगेटिव नीचे है और ये ऊपर आ जाएगी इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, दिस विल गिव ह्यूज आंसर्स फॉर ग्रशॉफ वैल्यूज। इसीलिए तमाम ग्रशॉफ वैल्यूज आर यूजुअली इन द पावर 9, 10 अगर टर्बुलेंट के अंदर जा रही है, वरना 8, 7
छोटी वैल्यूज ग्रशॉफ नंबर की नहीं आती हैं। दिस यू कुड हैव टोल्ड जस्ट लुकिंग एट दिस इक्वेशन एंड द फैक्ट दैट स्क्वायर काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी जो भी हो उसका पावर स्क्वायर में था जी। अब बात करते हैं जनरली फ्री कन्वेक्शन के अंदर। ये स्लाइड जरा समझ लें। जनरली फ्री कन्वेक्शन के अंदर हम बोलते हैं, जो हमने पहले डिराइव भी किया था, जो आपने फ्री कन्वेक्शन का डायमेंशनलेस एनालिसिस किया था, तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आना चाहिए था। नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ द ग्रशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर। अगर ये फोर्स्ड कन्वेक्शन होता तो आपका आ रहा था नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर, मगर फ्री के अंदर ग्रशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर है। जिस तरह आपका रेनॉल्ड नंबर जिस तरह आपका नसेल्ट नंबर फोर्स कन्वेक्शन के अंदर सम कांस्टेंट आ रहा था, फॉर एग्जांपल 0.332 मल्टीप्लाइड बाय रेनॉल्ड नंबर पावर ए था 1/2 इनटू प्रांटल नंबर पावर बी था 1/3। इसी तरह फ्री कन्वेक्शन के अंदर आपका नसेल्ट नंबर होता है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द ग्रशॉफ नंबर पावर ए इनटू द प्रांटल नंबर पावर बी। वही चीज है इसमें भी। यहां तक कोई मसला क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि हम इस ग्रशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर से एक और डायमेंशनलेस ग्रुप निकाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं, अच्छा एक सेकेंड, उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये वाली लाइन करें। ऑफन अनदर डायमेंशनलेस ग्रुप कैन बी ऑब्टेन्ड इन सेवरल केसेस। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर पावर m, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एक पावर से मर्ज हो जाते हैं। यानी आपने ग्रशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसको एक नया पावर दे दी। ग्रशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक और डायमेंशनलेस ग्रुप बनाता है, क्योंकि दो डायमेंशनलेस ग्रुप अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी एक डायमेंशनलेस ग्रुप होगा, उसके यूनिट नहीं होंगे। तो वो जो तीसरा डायमेंशनलेस ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं द रैले नंबर। अगेन रैले नंबर इज यूज्ड ओनली इन फ्री कन्वेक्शन। Why is Rayleigh number used in free convection, not in forced convection? Because Rayleigh number is the product of Grashof number and the Prandtl number, and Grashof number is only used in free convection. Grashof number का forced convection से ताल्लुक नहीं है। तो आप अपने Rayleigh number को डिटरमिन कर सकते हो nothing but the product of the Grashof number multiplied by the Prandtl number। जिस तरह रेनॉल्ड नंबर ने आपको बताया था कि मेरा जो फ्लो है वो टर्ब्यूलेंट है या लैमिनर है, रैले नंबर भी ये चीज बता सकता है। द रैले नंबर इज आल्सो द क्राइटेरियन फॉर द नेचर ऑफ फ्लो टू डिटरमिन इफ इट इज लैमिनर और टर्ब्यूलेंट। अगर आपका रैले नंबर, देखें मैं रिपीट कर रहा हूं, रैले नंबर का मतलब है ग्रशॉफ नंबर प्रांटल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी सबसे पहले आप ग्रशॉफ नंबर निकालें, प्रांटल नंबर अगर गिवन है तो प्रांटल नंबर यूज करें, प्रांटल नंबर अगर गिवन नहीं है तो प्रांटल नंबर कैलकुलेट करें, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 9 के बीच में है, यानी 10 टू द पावर 8 है, तो आप लैमिनर फ्लो कंसीडर करते हैं। अगर आपका रैले नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10 टू द पावर 9 है तो ये टर्ब्यूलेंट फ्लो है। मगर ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ फ्री कन्वेक्शन के लिए हैं। यानी आपका चेक क्या है, चेक द रैले नंबर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 9 टर्ब्यूलेंट फ्लो, लेस देन 10 टू द पावर 9 ओके फाइन लैमिनर फ्लो, क्योंकि इनके भी इक्वेशंस अलग अलग बनते हैं। The values of the Grashof and the Prandtl numbers are evaluated at the mean film temperature। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि आपकी तमाम जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रशॉफ नंबर, प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इस केस के अंदर ग्रशॉफ नंबर, प्रांटल नंबर, बट
जब आप रेनॉल्ड नंबर की भी बात करते हैं फोर्स में, दे आर ऑलवेज ऑल ऑन film mean free, what we call film temperature, where the temperature is your temperature of the surface plus your temperature of the fluid divided by 2. तो ये आपका अगर ग्रशॉफ नंबर की वैल्यू आएगी समथिंग 10 to the power 6, उसका मतलब है वो 10 to the power 6 दोनों टेम्परेचर्स को माइंड में रख कर है। तरह बाउंड्री लेयर बनी थी फोर्स कन्वेक्शन के अंदर, फ्री कन्वेक्शन में भी बाउंड्री लेयर बनती है। इधर एक छोटा सा कैच है, आपकी जो प्लेट है वो वैसे की वैसे ही है, मगर आपकी जो प्लेट है वो वर्टिकल है। तो फ्री कन्वेक्शन में क्या था कि आपकी जो प्लेट रखी हुई थी वो हॉरिजॉन्टल लगी हुई थी, इस तरह रखी हुई थी। फोर्स के अंदर वो वर्टिकल रखी है। अगर वर्टिकल रखी हुई है आपकी प्लेट, डिस्टेंस तो आपका ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज क्या होगा? लीडिंग एज विल बी द सेम। लीडिंग एज आपका एक्स यहां होगा, ट्रेलिंग एज आपका यहां ऊपर आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंस्टेड ऑफ गोइंग हॉरिजॉन्टली, योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल गो वर्टिकली। वर्टिकल आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये एक चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि आपका वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप गौर करें, क्योंकि आपकी प्लेट जो है वो वर्टिकल रखी है, फोर्स कन्वेक्शन में आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल था उसके अंदर जो आपकी वेलोसिटी फ्लो हो रही थी वो फ्लो हो रही थी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल फ्लो में फ्लो हो रही थी, पैरेलल टू द प्लेट। इसके अंदर ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये मेरा माउस मूवमेंट नजर आ रही है स्क्रीन पे? कैन यू Yes, सी माई sir. माउस मूविंग? ओके, Yes, सो sir. ये जो फ्लो हो रही है वेलोसिटी, इसमें वर्टिकल में फ्लो हो रही है। दो चीजें आपको ये याद रखनी है कि योर वेलोसिटी प्रोफाइल या थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आपका वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पर जीरो होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्लूइड, यहां सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सरफेस। तो यहां पर आपका प्रोफाइल जीरो है। जीरो से इट इंक्रीजेस टू सम वैल्यू, यहां पर यू हुआ, यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है, उसके बाद ये दोबारा जीरो होगा। ये दोबारा जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के बाद आपका जो यहां पर फ्लूइड है दैट इज नॉट इन मोशन, योर फ्लूइड इज स्टिल। तो जब ये दोबारा आएगा, यहां पर वेलोसिटी स्टिल फ्लूइड के अंदर जीरो होती है, तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो एट 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इट इज एट जीरो exactly on the surface of the plate. Second point, it is zero where the boundary layers are formed, because after these boundary layers there is fluid present, but your fluid is stationary, it is still fluid. जब वो fluid move करेगा ही नहीं, जब कोई चीज move करती नहीं है तो velocity नहीं होती है। इसीलिए 2 पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, और आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये आपकी थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर होगी। एंड अगेन दिस बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, और ये जो आपको दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है टर्बुलेंट फ्लो की रीजन। टर्बुलेंट फ्लो का ये रीजन आ गया, दिस पार्ट इज द टर्बुलेंट रीजन, दिस पार्ट इज द लैमिनर रीजन, और यहां पर आपका जो है वो है आपका ट्रांजिशन रीजन होगा। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। नॉर्मल केस तो आपका ये होता है कि आपका जो सरफेस है वो हॉट होता है, आपका जो फ्लूइड है वो कोल्ड होता है, वो ये केस है। दूसरा जो केस होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो ये होगा कि आपका जो सरफेस है वो कोल्ड है और आपका जो फ्लूइड है वो हॉट है। अगर सरफेस हॉट है, फ्लूइड कोल्ड है, तो क्या डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? यस सर। बिल्कुल होगा। टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने शुरू में ही बोला था टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो फ्लूइड से सरफेस की तरफ जाएगा, और जब ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा विल देयर बी हीट ट्रांसफर? यस सर। यस सर। होगी। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन योर प्रोफाइल? सर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, प्रोफाइल सेम रहेगा। So that is also possible. तो अगर मैंने आपको ये पिक्चर दिखा दी
ये एक सेकेंड, दिस इज द सेम थिंग, ये पहली वाली पिक्चर है, दूसरी टर्म्स के अंदर के लेयर फॉर्म हो रही है, ये वही चीज है जो मैंने आपको पीछे दिखाई है। और इधर ये देखें, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो ओवर अ वर्टिकल प्लेट 10 to the power 9 ग्रेशॉफ नंबर। ये वही है कि टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो हो रहा है। ये देखें, हॉट प्लेट और कोल्ड फ्लूइड, यानी आपकी वर्टिकल प्लेट हॉट है मगर आपका फ्लूइड कोल्ड है, तो इसका जो एरो डायरेक्शन है वो ऊपर है। दिस इज हॉट प्लेट, कोल्ड फ्लूइड, डायरेक्शन ऊपर है। कोल्ड प्लेट एंड हॉट फ्लूइड, प्रोफाइल सेम ही बन रहा है मगर उसका डायरेक्शन जीरो है, सॉरी डायरेक्शन नीचे है। प्रोफाइल में वही चीज है, सरफेस के ऊपर जीरो हो गया, सरफेस पे जीरो हो गया क्योंकि वहां पर वेलोसिटी नहीं है, और जो बाउंड्री लेयर की दूसरी साइड है वहां पर भी जीरो हो गया क्योंकि यहां पर स्टिल फ्लूइड है। सो अगर मैं आपको ये दोनों डायग्राम दिखा दूं तो जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम यू शुड बी एबल टू टेल के इसमें से कोल्ड सरफेस कहां है, हॉट सरफेस कहां है, या कौन से केस में आपका फ्लूइड कोल्ड है या कौन से सरफेस में आपका फ्लूइड हॉट है। क्योंकि अगर यूजुअली मैं ये डायग्राम्स दूंगा तो ये चीज हिडन होगी, ये चीज आपको एनालिसिस से मालूम होनी चाहिए। लास्ट स्लाइड फॉर राइट नाउ, क्योंकि मैं आपको फ्लो के बारे में बाद में बात करते हैं। द फिगर शोज अ फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री लेयर, ये किस बात की बात कर रहा है, ये इस बात की बात कर रहा है जो ये वाली बात है। द फिगर शोज अ फ्री, अगर मैंने आपको ये फिगर दे दिया एंड मैंने बोल दिया एक्सप्लेन व्हाट दिस फिगर शोज, समथिंग लाइक दैट, कि आपको फिगर बनाने दे दिया और बोला कि आपको इस फिगर से क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली जैसे मैं ये दे सकता हूं कि मैं आपको ये फिगर दे दूं और बोल दूं कि फ्री कन्वेक्शन का फिनोमेना लिखो, तो आपको पूरी ये थ्योरी मालूम होनी चाहिए। और अगर आप मुझे कोई चीज का फिनोमेना लिखोगे ना, प्लीज राइट इट इन अ पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स के अंदर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखो, और हर चीज ऑर्डर में होती है। डायरेक्टली ये नहीं बोल दीजिएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि सरफेस हॉट होता है। तो ये सारी चीजें ऑर्डर के अंदर आपको बोलनी पड़ेंगी, एंड पहले नहीं हो सकता और फिर पहले आ रहे हैं। तो अगर इधर की बात की जाए तो इधर आपका ये होता है, द फिगर शोज अ फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ऑन अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट। इंपॉर्टेंस ऑन अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट, आपकी प्लेट जो है वो वर्टिकल है व्हेन इट इज हीटेड। व्हेन इट इज हीटेड का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फ्लैट वर्टिकल प्लेट है दैट इज वार्मर देन योर फ्लूइड टेम्परेचर। Here the velocity profile is different from the forced convection boundary layer. ये मैंने आपको अभी बताया था कि velocity profile यहाँ पर forced convection के profile से different होगा। यहाँ पर आपका profile vertical profile जा रहा है, वहां पर आपका profile horizontal profile जा रहा है। Surface of the wall the velocity is zero. Again वही बात हो गई, no slip हो गई। Surface of the wall, बिल्कुल जहाँ surface है wall की, यहाँ पर आपका velocity zero हो गई। क्यों है नो स्लिप कंडीशन, ये मैंने आपको, अगर इसका आपको रीजन देना हुआ, इट इंक्रीजेस टू सम मैक्सिमम वैल्यू। ओके, योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग टू सम मैक्सिमम वैल्यू। दिस यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, वॉट एवर इट इज, यू इन्फिनाइट होती है ये। इट इंक्रीजेस टू सम मैक्सिमम वैल्यू and then decreases to zero again at the edge of the boundary. If anyone asks you the reason, edge of the boundary zero क्यों? Because the fluid beyond this boundary is stationary. जब ये फ्लूइड मूव हो ही नहीं रहा और यहां पर फ्लो हो ही नहीं रहा है तो यहां पर भी ये जीरो होगा। तो दो इंस्टेंसेस पे जीरो होगा, वन एट द सरफेस, सेकंड एट द एज ऑफ द बाउंड्री दैट इज फॉर्म्ड। दिस हैपेंस एज द फ्री स्ट्रीम इज एट रेस्ट एट द एज। वही बात मैंने कही, आपकी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो हो रही है वो रेस्ट पे हो गई एज के ऊपर, वो स्टेशनरी फ्लूइड के पास आ गई। बियॉन्ड इसके पास स्टेशनरी फ्लूइड है, जब वो रेस्ट के ऊपर आ गई देयर इज नो फ्लो। इनिशियली द बाउंड्री लेयर इज लैमिनर। शुरू में जब आपकी लेयर बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी तो आपकी जो लेयर होगी वो लैमिनर लेयर फॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली शुरू में आपका ग्रेशॉफ नंबर लेस देन 10 to the power 9 पर जाएगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम एज, ऐसा कोई डिस्टेंस आएगा, आपका पास लैमिनर फ्लो हो रहा है, कोई डिस्टेंस आएगा
जब ये ट्रांजिशन के अंदर जाएगा और उसके बाद ये टर्बुलेंट में चला गया, at a certain some distance from the bottom edge it will become turbulent. Meaning of turbulent would be Grashof number is greater than 10 to the power 9. The onset of the turbulence will depend upon the fluid properties and the temperature difference. किस वक्त ये टर्बुलेंट होता है या कितनी के इसकी टर्बुलेंस लेयर नेचर कब आता है, ये डिपेंड करेगा आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि आपके पास ऑयल है, वाटर है या आपके पास एयर है, आपका फ्लूइड क्या है, उसकी उस कंडीशंस पे प्रॉपर्टीज क्या है. एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस से ही आपका सारा फिनोमेना टेक प्लेस होता है. इसीलिए मैंने शुरू के अंदर भी यही कहा था, ग्रशॉफ नंबर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टेम्परेचर. व्हाई? बिकॉज दिस बीटा इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टेम्परेचर डिफरेंस. आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख सकते हैं. अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ाऊं तो ये बीटा की वैल्यू डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी, ग्रशॉफ नंबर पे इंपैक्ट होगा. अगर जितना डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी उतनी बायोन्सी का जो इंपैक्ट होगा वो कम होगा. थैंक यू वेरी मच. सर जी, ये बीटा की यूनिट क्या है? 1/T होता है केल्विन इनवर्स. सर ये फोर्स कन्वेक्शन में कहीं पर है? आपने कौन से लेक्चर में पढ़ाया था ये? नहीं है. अच्छा.